अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उस कहानी का उन्वान है इल्म और दौलत। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी दिली गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को हमारी वीडियोज़ बर वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया। पुराने वक्तों की बात है। मुल्क मिस्र में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे को दौलत जमा करने का शौक था, लेकिन छोटा लड़का पढ़ने लिखने का शौकीन था। दोनों एक ही घर में पैदा हुए और एक जैसे माहौल में उनकी परवरिश हुई, लेकिन दोनों की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। दौलत जमा करने वाले ने हर तरीके से काम लेकर अपनी दौलत में इजाफा करना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता उसका जहन साजिशी सा बन गया और बाप की वफात के बाद उसने अपने छोटे भाई के माल पर भी कब्जा कर लिया। छोटे भाई के इल्म में जैसे जैसे इजाफा हुआ उसकी सोच बुलंद होती चली गई और माल और दौलत से उसकी दिलचस्पी कम होती गई। बड़े भाई की इज्जत सिर्फ उसके नौकर चाकर करते थे, जबकि छोटे भाई को सारा शहर पसंद करता था। बड़ा भाई जब मुल्क में सबसे ज्यादा अमीर हो गया तो वो शाही दरबार तक जा पहुंचा। इस तरह वो बादशाह के मुसाहबों में शुमार होने लगा। बादशाह सलामत की दोस्ती से भी उसने नाजायज फायदा उठाया। इस तरह उसकी दौलत में और भी इजाफा हो गया। उसके साजिशी ज़हन में अजीब व गरीब ख्यालात आने लगे। दौलत के बलबूते पर उसने बहुत से दरबारियों को अपने हाथ मिला लिया और एक रोज़ बादशाह को मरवा कर तख्त ताज का मालिक बन गया। छोटा भाई अपने इल्म की दुनिया में मगन था। एक रोज़ बड़े भाई ने उसे अपने दरबार में तलब किया ताकि अपनी शान और शौकत का रोब उस पर जमा सके। पढ़ाकू ही रहोगे, बड़े भाई ने सर पर ताज सजाते हुए कहा। मैं तरक्की की आखिर मंजिल पर पहुँच कर बादशाह बन गया, तुम कंगाल के कंगाल ही रहे। क्या दिया है तुम्हें इन किताबों ने? ए भाई, मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इल्म की दौलत से माला माल कर दिया। इल्म पैगंबरों की मिरास होती है। माल और दौलत या हुकूमत तो फिरौनों को भी मिली थी। कारून से बढ़कर कौन दौलतमंद था, लेकिन लोग उसे बुरे अल्फाज ही में याद करते हैं। खामोश गुस्ताख। बड़ा भाई फौरन शहनशाह के रूप में आ गया। तुम ये क्या बोल रहे हो कि तुम इस वक्त हाकिम वक्त से बात कर रहे हो? दफा हो जाओ मेरी नज़रों से। फिर हाकिम ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। इस तरह एक भाई ने अपने ही भाई को जेल में डाल दिया। शहर भर के शरीफ लोग एक आलम और फजल शख्स की तौहीन पर नाराज हो गए। हवस का बंदा जो साजिश के जरिए ताज और तख्त का मालिक बन बैठा था, अपनी रया को खुश न रख सका। खल्के खुदा तो पहले ही उससे तंग आई हुई थी। किसी की इज्जत महफूज थी न जान और माल। रफ्ता रफ्ता सारा मुल्क फसाद की लपट में आ गया। हुकूमत चलाने के लिए जिस अक्ल और फरासत की जरूरत थी वो उस जाहिल दौलतमंद के पास नहीं थी। मुल्क भर में जगह जगह बगावतें होने लगीं। फौज के सिपाही तक अपने जाहिल हुक्मरान से खुश नहीं थे। एक आदमी का क्या हाल हो सकता था? ऐसे में पड़ोस के ताकतवर मुल्क का हुक्मरान मिस्र हमले की तैयारियां करने लगा। बादशाह तो सिर्फ दौलत का परस्तार था। हमले का सुनकर उसके हाथ पांव फूल गए। वो दौलत जिसको उसने ऐश व इशरत और हिफाजत की जमानत समझ रखा था, खुद उससे अपनी हिफाजत मांग रही थी। उसके पास कोई ऐसा जान निसार भी नहीं था जिस पर वो अंधा एतमाद कर सकता। उसका खजाना लबालब भरा हुआ था और इसी खजाने ने उसके पांव पकड़ रखे थे। वो अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहता था, लेकिन ना वो अपनी दौलत छोड़कर भाग सकता था, ना उसे अपने साथ ले जा सकता था। इस मुश्किल वक्त में उसे अपने सगे भाई का ख्याल आया। वो भाई जिसे उसने खुद जेल में बंद किया था। आधी रात के वक्त उसने जेल के दरोगा को हुक्म दिया कि उसके भाई को हाजिर किया जाए। भाई आया तो बादशाह ने उससे माफ़ी मांगी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे सगे भाई हो, खुदा के लिए मुसीबत की इस घड़ी में मेरी मदद करो। जाहिल बादशाह ने इल्तिजा की। भाई उसका मसला सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, प्यारे भाई, मेरी दौलत मेरा इल्म है। ये इल्म की दौलत खुदा की फजल से मेरी हिफाजत भी कर सकती है। आपकी दौलत किस काम की जिसकी हिफाजत आपको करनी पड़ रही है? मेरी माने और सारी दौलत छोड़कर अपनी जान बचाएं। दुश्मन जब आपका मुल्क फतह करेगा तो सबसे पहले आपको कत्ल करेगा।
मैं इस दौलत को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, जैसे मैं सारी उम्र बहुत मेहनत से जमा किया है। बादशाह ने दुख भरे लहजे में कहा, उससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। आप अगर मर गए तो ये दौलत किसी और के कब्जे में चली जाएगी। साहिब आलम भाई ने समझाया, कुछ भी हो जाए मैं अपनी दौलत छोड़कर हरगिज ना जा सकता हूँ। तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि ये दौलत हमेशा मेरे पास रहे। बादशाह ने आखिरी फैसला सुना दिया। दूसरे रोज पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमला कर दिया। दौलत के पुजारी बादशाह को जंग का तजर्बा बिल्कुल नहीं था। वैसे भी वो फौज पर पैसे खर्च करने को फजूल समझता था। उसकी फौज ने बगैर लड़ाई हथियार डाल दिए। कुछ सिपाही जंग का नाम सुनकर ही भाग गए। दुश्मन की फौज वैसे भी मिस्री फौज से कई गुना ज्यादा थी। जब दुश्मन ने शाही महल पर कब्जा किया तो बादशाह अपनी दौलत के करीब सर झुकाकर बैठा हुआ था। उसे अपने आप का भी होश नहीं था। दुश्मन बादशाह ने उससे सिर्फ एक सवाल किया, अहमक इंसान, इतनी दौलत जमा करने का आखिरी मकसद क्या था? अगर तूने यही दौलत खर्च करके अच्छी फौज तैयार की होती, आज तुझे ये दिन देखना नसीब न होता। दौलत को हमेशा गर्दिश में रहना चाहिए। पानी अगर ज्यादा देर एक जगह खड़ा रहे तो बदबूदार हो जाता है। यही हाल दौलत का है, एक जगह जमा हो जाए तो वो किसी काम की नहीं रहती। ये सुनकर जाहिल बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। हमलावर बादशाह ने सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया और उस आलिम फजल इंसान को अपना वजीर आजम बना लिया। इल्म की दौलत ने एक भाई को इज्जत बख्शी और सोने चांदी के लालच ने दूसरे भाई को रुसवा कर दिया। वजीर आजम की सिफारिश पर उसके बड़े भाई को खजाने का चौकीदार मुकर्रर कर दिया गया। वो खजाना जैसे हासिल करने के लिए उसने उम्र भर खल्क़े खुदा को तरह तरह से तंग किया था। अब वो खजाना किसी और की मलकियत था। वो इस सिर्फ देख सकता था, इसे खर्च नहीं कर सकता था। वाकई इल्म की दौलत नेक बंदों की मिरास होती है और सुख चैन अता करती है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। दौलत इंसान को नुकसान ही देती, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल इंसान को तबाह कर देता है। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द एक